फूड टीवी। जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन? पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू। आराधना अपनी बीमार माँ शांता और छोटी दिव्यांग बहन उर्मी के साथ रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और वो गन्ने के जूस की एक दुकान पर डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है आराधना? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है विकास बाबू, दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। ये कहकर विकास पैसे गिनने लगा और आराधना ने पूछा, कोई ऑर्डर है क्या? हाँ है, शांतिलाल की कोठी पर 10 ग्लास जूस पहुँचाओ। ठीक है, मैं अभी पहुँचा देती हूँ। ये कहकर आराधना गन्ने का जूस बनाकर शांतिलाल के घर देने चली गई और जब वो वहाँ से लौटी तो उर्मी पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी थी। दीदी, दीदी जल्दी से घर चलो, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर आराधना सब काम छोड़कर घर की तरफ मुड़ जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ, अब तो इस संसार से विदाई का समय आ गया है बेटी। मेरे मरने के बाद उर्मी का पूरा ख्याल रखना। हाँ माँ, हाँ मैं उर्मी का पूरा ख्याल रखूंगी। देखना, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाऊंगी माँ। आराधना ये कह ही रही होती है कि तभी शांता दम तोड़ देती है। माँ, माँ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ माँ। माँ, दीदी, दीदी माँ से कहो हमें अकेला छोड़कर ना जाए। दीदी, दीदी प्लीज। माँ। शांता की मौत के बाद आराधना को हर समय उर्मी की चिंता रहने लगती है। वो उसकी पढ़ाई पर पहले से ज्यादा जोर देने लगती है। उर्मी, मेरी बहन, कुछ भी हो तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। मेरा सपना तुझे बड़ा अफसर बनते देखना है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगी ना? हाँ दीदी, जरूर पूरा करूंगी। एक दिन उर्मी को स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया। उर्मी, तुमने 3 महीने से फीस जमा नहीं कराई है। कल क्लास में बैठने से पहले फीस जमा हो जानी चाहिए, समझी? जी मैडम। स्कूल से घर आते ही उर्मी ने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई। दीदी, मेरी स्कूल की फीस जमा करा दो, वरना मैं कल से स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस कल ही जमा करा दूंगी, पर तू स्कूल ना जाने की बात कभी मत करना, समझी? आराधना ने उर्मी की फीस के लिए कई जगह से पैसे मांगे, मगर कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। उसी दिन वो शांतिलाल की पत्नी शारदा को गन्ने का रस डिलीवरी करने जाती है। अरे, ये तो बहुत कीमती नेकलेस है, जरूर शांतिलाल की पत्नी का होगा, उसे दे देती हूँ। आराधना नेकलेस को शारदा से दिखाते हुए बोली, देखिए माँ जी, ये नेकलेस आपका है ना? अरे हाँ, मेरा लाखों का नेकलेस। क्या इतना कीमती नेकलेस देखकर तुम्हें जरा भी लालच नहीं आया? दूसरे की चीज का क्या लालच करना माँ जी। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हुई और उसे कुछ रुपए देते हुए बोली, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, तुमने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। नहीं माँ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू तैरने लगे और वो बोली, अगर कुछ देना ही है तो मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस जमा करनी है। तेरे जैसी भली लड़की को मैं मना नहीं कर सकती, तुझे जितना कर्ज चाहिए मिल जाएगा। शारदा ये कह ही रही थी कि तभी उसका बेटा विनय वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, ये कर्ज लौटा भी देगी मॉम, कहीं बाद में पछताना न पड़े, सोच लो। मुझे हीरे और कंकड़ का फर्क अच्छी तरह से मालूम है बेटा, ये आराधना खरा हीरा है, हीरा। माँ की ये बात सुनकर विनय मन ही मन सोचने लगता है, हाँ हीरा तो है, बदन तो देखो, कोहिनूर हीरे के माफिक चमक दमक रहा है। जी में तो आता है कि इस हीरे का अभी के अभी दाम लगा दूं, लेकिन घर पर मॉम है इसलिए चुप हूँ। आराधना ने शारदा से कर्ज लेकर अपनी बहन की फीस भर दी और फिर कुछ दिन बाद, अरे आराधना, शांतिलाल के घर गन्ना जूस दे आओ भाई, 5 बड़े वाले ग्लास का ऑर्डर है। अभी दे आती हूँ विकास बाबू। आराधना गन्ने का जूस लेकर शांतिलाल के घर जाती है और देखती है कि वहाँ विनय और उसके दोस्तों के सिवा कोई नहीं होता। जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन?
आ, पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू। अगर मैं हाथ ना छोड़ूं तो क्या करोगी? मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हारी बदतमीजी के बारे में सबको बता दूंगी। अगर मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूं तो? ये सुनकर आराधना को विनय पर क्रोध आ जाता है। मैं एक इज्जतदार गरीब लड़की हूँ विनय बाबू। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं जो तुम्हारे पैसे पर मर जाऊं। अब बहुत हुआ, आगे एक शब्द भी मत बोलना, बस। तू क्या समझती है कि मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे जैसी बीसियों को खरीद लूं। चल चुप करके आ इधर। ये कहकर विनय ने आराधना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर तभी वहाँ शारदा आ गई और उसे देखते ही आराधना फूट फूट कर रोने लगी। विनय, ये क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था। आपके अमीर बेटे और इनके दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है माँ जी। ये सुनकर शारदा बोलती है, मेरा बेटा इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं इसे और इसके दोस्तों को अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मेरी इज्जत बच गई, वही बहुत है। कैसे रहने दूँ? किसी लड़की की इज्जत की क्या कीमत होती है, ये सबक तो इनको सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर शारदा ने पुलिस को फोन कर दिया और हम आराधना से माफी मांग लेते हैं मॉम, हमें पुलिस थाने मत भेजो प्लीज। हम आगे कभी ऐसी हरकत भूलकर भी नहीं करेंगे। ऐसे गंभीर अपराध के लिए माफी कोई मायने नहीं रखती बेटा, इसकी सजा तो तुम सबको भुगतनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर, ले जाओ इनको। पुलिस विनय और उसके दोस्तों को थाने में ले जाती है और फिर शारदा आराधना के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, बेटी, मैं अपने बेटे की करतूत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो माफ कर देना मुझे। कसूरवार को तो आपने सजा दे दी है माँ जी, फिर आप माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने उसे दौलत तो बहुत दी मगर संस्कार न दे सकी, जो दौलत से भी ज्यादा जरूरी है। ये कहकर शारदा रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ जी? क्या बेटे से दूर होने का दुख सताने लगा है आपको? दूर होने का नहीं, बल्कि उसके भविष्य की चिंता सताने लगी है बेटी। मैं तो उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगने वाली थी, मगर निकम्मे ने सब चौपट कर दिया। ये सुनकर आराधना चौंक जाती है। मेरा हाथ माँ जी? पर मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, पर गुणों और विचारों में हमसे बहुत अमीर हो। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी बेटा। ये कहकर शारदा चुप हो गई और आराधना भी वहाँ से चली गई। फिर इसके कुछ ही घंटों बाद आराधना विनय को साथ लेकर शारदा के सामने आ जाती है। विनय, तू यहाँ कैसे? मैंने इन्हें पुलिस से छुड़वा लिया है माँ जी। सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। जब आराधना ने ही मुझे माफ कर दिया है तो अब तुम भी कर दो ना माँ। विनय में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तूने एक दुखी माँ का दुख दूर करके बहुत बड़ा पुण्य किया है। ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। ये कहकर शारदा ने आराधना को गले लगा लिया और फिर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। इस तरह गरीब आराधना और उसकी छोटी बहन उर्मी का जीवन तो संवर जाता ही है, साथ ही शारदा को भी गुणवती बहू मिल जाती है। लज्जो दा ढाबा। ए ढाबे वाली, जल्दी से 10 लोगों के लिए खाना पैक करवा दे, गोली भाई ने मंगवाया है। लज्जो पंजाबी कुड़ी है, ऐसे वैसों से नहीं डरती। जाकर बोल दे उस गोली भाई को कि लज्जो के ढाबे से फ्री में खाना नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, दे दे खाना। गोली भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। आप चुप करो मामा, लज्जो गुंडों से नहीं डरती। लज्जो ने कुछ साल पहले ही यहाँ ढाबा खोला था और आज उसका ढाबा अच्छा चल रहा था। लज्जो अपने मामा और छोटी बहन रज्जो के साथ रहती थी। वो एक निडर लड़की थी, मगर गोली भाई शहर का वह नामचीन गुंडा था जिसके सामने बड़े बड़े लोग मुंडी झुका लेते थे। इसीलिए वह लज्जो से मिलने खुद आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे आदमियों को खाना देने से मना किया? लज्जो पंजाबी कुड़ी है, तुम्हारे जैसे गुंडों को मुफ्त में खाना नहीं खिलाएगी। ठीक है, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर गोली भाई अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी लज्जो की छोटी बहन रज्जो आकर कहती है, दीदी दीदी, ये बदमाश कौन था? कोई भी हो, तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद देख लूंगी। हाँ, मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, इन बदमाशों से दुश्मनी मोल मत ले।
कुछ दिन बाद एक दूसरे ढाबे का मालिक मंगल गोली भाई के पास जाकर उससे कहता है, गोली भाई, मैं तुम्हारे आदमियों को रोज मुफ्त में खाना खिलाऊंगा, बस तुम एक बार मेरी आंखों के सामने उस लज्जो के ढाबे की चिता जला दो। सच बोलता है मंगल? झूठ बोलूं तो गोली मार देना गोली भाई। गोली भाई को लज्जो से पहले से दुश्मनी थी, इसीलिए वह मंगल की बात तुरंत मान जाता है और फिर एक रात अपने बदमाशों के साथ लज्जो के ढाबे पर कहर ढाने के लिए पहुंच जाता है। बोलो ए लज्जो, पंजाबी कुड़ी, अब कौन बचाएगा तुझे हमसे? रब से डरो गोली, मेरे ढाबे को ना जलाओ। अंदर मेरी लाडो, मेरी रज्जो सोई है, ढाबे के साथ साथ वो भी जल जाएगी। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती चला गोली भाई, उस बच्ची पर दया कर, उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ढिबरी मामा की बात सुनकर गोली हंसने लगता है। ढाबे के साथ इस लज्जो की बहन जलेगी तभी तो मजा आएगा। ये फूट फूट कर रोती रहेगी और इसे हमारी ताकत का एहसास होता रहेगा। ऐसा मत कर जालिम, तेरा ये पाप रब कभी माफ नहीं करेगा। मगर निर्दयी शैतान गोली पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसके आदमी ढाबे में आग लगा देते हैं और कुछ ही पल में ढाबे से आग की ऊंची लपटें उठने लगती हैं। ओ मत जलाओ, मेरी रज्जो को मत जलाओ, मेरे ढाबे को मत जलाओ, ओ रब नु खैर कर, मेरे ढाबे को मत जलाओ। बचाओ दीदी, मुझे बचाओ, मैं आग में जल रही हूँ, कोई मुझे बचाओ दीदी। जालिम, याद रखना एक दिन तुझे भी रज्जो की तरह आग में ही जलना होगा। हाँ रज्जो, रज्जो मेरी बहन, रज्जो। ढाबा जलकर राख हो जाता है और ढाबे के साथ साथ रज्जो भी परलोक से धार जाती है। मगर लज्जो की आंखों में अब आंसुओं की जगह अंगार नजर आने लगते हैं। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, अब यहाँ रहने से कुछ नहीं होने वाला। ढाबा जल गया, रज्जो जलकर मर गई और पुलिस को तो देख, उस जालिम को अब तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। रब पर भरोसा और सीने में दम बनाकर रख मामा, हर जालिम का अंत होता है, इसका भी जरूर होगा। लज्जो अब सब कुछ भूल कर फिर से ढाबा चलाने की कोशिश में लग जाती है, मगर इस बार वह अपने ढाबे के सामने एक खास संदेश लिखवाती है। गोली भाई से डरने वालों का इस ढाबे में आना सख्त मना है। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, ये संदेश लिखवा कर तो तू उस बदमाश से और दुश्मनी बढ़ा रही है। अब उसकी दुश्मनी से लज्जो पर कोई फर्क नहीं पड़ता मामा। लज्जो द्वारा गोली भाई को लेकर लिखवाए गए उस संदेश को पढ़कर कुछ दिनों तक तो कोई ग्राहक उसके ढाबे में कदम नहीं रखता, मगर फिर धीरे धीरे कुछ हिम्मत रखने वाले उसके ढाबे में आना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन उसके ढाबे के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उस कार में से एक हट्टे कट्टे बदन वाला मस्त मौला नौजवान योगी बाहर आता है। आपने अपने ढाबे के बाहर जिस गोली भाई की तारीफ में संदेश लिखवा रखा है, वो कोई बहुत बड़ी तोप है क्या देवी जी? जालिम है, निर्दयी सांड है, ऐसा इनामी गुंडा है जिसे गिरफ्तार करने से पुलिस भी डरती है। थू है यहाँ की पुलिस पर। लज्जो के मन में पुलिस के लिए इतनी गहरी नफरत देखकर योगी कहता है, देवी जी, क्या ये योगी पूछ सकता है कि तुम्हें पुलिस से इतनी नफरत क्यों है? योगी की बात सुनकर लज्जो की आंखें भर आती हैं और वह रोते हुए उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर योगी उसे सांत्वना देते हुए कहता है, खुद को संभालिए देवी जी और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। बहुत जल्द इन बदमाशों पर बुलडोजर चलने वाला है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन रब दी सौ, ये पंजाबी कुड़ी खुशी के मारे भांगड़ा करने लगेगी योगी जी। इस तरह की बातें होने के बाद योगी महाराज लज्जो के ढाबे पर भोजन करके चले जाते हैं और फिर अक्सर उसके पास खाना खाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन योगी उसके ढाबे में खाना खा रहा होता है कि तभी गोली के गुंडे आकर लज्जो को धमकाने लगते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी क्यों नहीं मान रही है तू? गोली भाई का ऑर्डर मान, ढाबा बंद कर दे, वरना तू भी रज्जो के पास जाएगी, समझी? इससे पहले कि लज्जो कुछ बोलती, उसकी नजर योगी पर पड़ जाती है और वे उसे देखते ही वहां से चुपचाप खिसक जाते हैं।
यह देखकर लज्जो हैरान रह जाती है। आप में कुछ तो खास है योगी जी। गोली के गुंडे आपको देखते ही फौरन 9-2-11 हो गए। हाँ जरूर, हमारी हट्टी कट्टी बॉडी को देखकर डर गए होंगे। योगी महाराज यह कहकर बात को टाल देता है और फिर कुछ दिन बाद ही शहर में गोली के गुंडों का एनकाउंटर होना शुरू हो जाता है। मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, और सोच जरूर कोई दमदार पुलिस अफसर आ गया है शहर में, तभी तो बदमाशों का सफाया होना शुरू हो गया है। सच मामा? बिल्कुल सच बेटा। इसके बाद तो रोज ही बदमाशों के मारे जाने की खबरें आने लगती हैं और पत्र पत्रिकाओं में उनके मारे जाने की खबरें छपने लगती हैं। अच्छा हुआ कुत्ता कमीने की मौत मरा, मेरी इज्जत लूटकर घमंड से हंसता था। बदमाशों ने जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया था। भगवान उस पुलिस वाले को 100 बरस की उम्र दे जिसने इनको मौत के घाट उतारा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और एक रात डिबरी मामा भागते भागते लज्जो के पास आते हैं। मैं तो कहूँ कि दिमाग की बत्ती जला भांजी, मैंने अभी अभी तेरे दुश्मन को उस मंगल के ढाबे में छिपते देखा है। सच मामा? हाँ हाँ सच। उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। लगा दे आग और एक होली में 2 दुश्मन जला डाल। ये सुनते ही लज्जो के सीने में बदले की आग धधक उठती है और फिर देखते ही देखते वही आग गोली और मंगल को जलाने वाली आग में बदल जाती है। बचाओ बचाओ, कोई इस आग से बचाओ, मुझे बचाओ। मर गया शैतान, अब मेरी रज्जो की आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। तभी वहाँ पुलिस आ पहुँचती है और लज्जो पुलिस अफसर को देखकर भौचक्की रह जाती है। योगी जी, आप पुलिस अफसर? जी देवी जी, मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी रुपेश कुमार हूँ। मैं गोली गैंग का सफाया करने के लिए शहर में आया था। तभी डिबरी मामा कहता है, मैं तो कहूँ दिमाग की बत्ती जला भांजी, अपना काम हो गया, अब यहाँ से खिसक ले। अब तो आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है ना देवी जी? अब तो आप अपना बदला ले चुकी हैं। ये सुनकर लज्जो कुछ घबरा जाती है और उसकी घबराहट को देखकर रुपेश कुमार बात को टालते हुए कहता है, घबराइए मत, एक तरह से आपने मेरा ही काम किया है। ये सुनकर लज्जो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी पीछे से उसके कानों में योगी की आवाज आती है। मुझसे शादी करोगी लज्जो? लज्जो पीछे मुड़कर देखती है। आपने कुछ कहा? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी लज्जो? ये सुनकर लज्जो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी योगी से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपने ढाबे का नाम रज्जो ते लज्जो दा ढाबा रख देती है और उसका ढाबा पहले से अच्छा चलने लगता है।